हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी एंड गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो बेबीज़। अच्छा, नाउ टुडे विल स्टडी अबाउट solubility and Henry's law. Molality, mole fraction, these all we have finished, and we have finished the introduction also, types of solution also. अब molarity के बाद उसके questions करोगे, and normality is also there, but normality इतना theory में नहीं आता है, but practical में कभी कभी normality और normal solution क्या होता है पूछा जाता है. तो I'll make a different sessions in which I'll tell you the difference between normality, molarity, molar solution, normal solution, मोलर सॉल्यूशन, ये तीनों में डिफरेंस और उसके एग्जांपल्स, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, ये सारा बता दूंगी. एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी उसका, और एक डिफरेंट सेशन ही बना दूंगी, उसमें प्रैक्टिकल के वाइवा पोस्ट क्वेश्चन आई इंक्लूड. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ पे आ रही हूँ. दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम विच टॉपिक एवरी ईयर क्वेश्चन आर देयर. ओके, सो अब यहाँ पे मतलब सॉल्युबिलिटी से कुछ ना कुछ 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंड ईजिली यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. ठीक है, इफ़ यू हैव लर्न द कंसेप्ट प्रॉपरली यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? सॉल्युबिलिटी क्लास 9th में पढ़े हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अरे सैचुरेट बोलते हैं ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से अरे हम सैचुरेट हो गए. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुम लोग उसी एज में पढ़े हो और तभी ऐसा बोलना स्टार्ट किए थे कि अरे मैम अब तो सैचुरेशन हो गया, नहीं पढ़ सकते. और तो सैचुरेशन मतलब किसी भी चीज़ का वो मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी लगभग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के करीब करीब ही है. उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो भी डिज़ोल्व किया जा सके एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे. प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं करना है भैया, नहीं तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, वो फिर सुपर सैचुरेटेड और दूसरी कंडीशन आ जाएगी. एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर आप घोल रहे हो, चीनी को घोल रहे हो, 10 ग्राम चीनी घोल रहे हो, 20 ग्राम चीनी घोल रहे हो, मान लो 1 लीटर पानी में आप घोलना स्टार्ट किए, तो आपका घुलता गया, एक ऐसा टाइम आया जब और नहीं घुल रहा है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी आ चुकी है. दैट 20 ग्राम और 25 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज़ आवर सॉल्युबिलिटी. मीन्स इसकी सॉल्युबिलिटी कितना है? इसकी सॉल्युबिलिटी है 20 ग्राम पर लीटर. ठीक है, इसको केजीज़ में भी ले सकते हैं, ऐसा अगर मोलर सॉल्यूशन बोल रहे हो तो मोल्स पर केजी हो सकता है. ठीक है, तो 1 केजी पानी में इतना शुगर डिज़ोल्व हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता. ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे मैं बना रही हूँ, मान लो जो भी है मेरा रूम टेम्परेचर, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो दैट इज़ द रूम टेम्परेचर इन विच आई एम मेकिंग द सॉल्यूशन. और इसके बाद मैं बोल रही हूँ कि नहीं 25 के बाद इट इज़ नॉट डिज़ोल्विंग मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मैं बोलूँगी नाउ द सॉल्युबिलिटी कंप्लीटेड, या सॉल्युबिलिटी आ चुकी है सॉल्यूशन की. इसकी सॉल्युबिलिटी है 25 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम, वॉटेवर जितना भी मैक्सिमम होता है, उसके आगे जब डिज़ोल्व नहीं होता, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करें प्रॉपरली, लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, तो इज़ इट विजिबल? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम of specific solvent to form a saturated solution. क्या लिखा है मैंने? maximum amount of solute, maximum amount of solute जो कि डिज़ोल्व किया जा सके, कितना? in unit volume of a specific solvent. यूनिट वॉल्यूम वही 1 kg हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, जो भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, स्पेसिफिक सॉल्वेंट वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि हर सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है पानी की जो सॉल्युबिलिटी हो वो CCl4 की भी हो. ठीक है, इट कैन डिफर. ठीक है, इट कैन वेरी. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम of particular solvent or specific solvent
टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या उस वाटर के मॉलिक्यूल्स में, या उतना वाटर के मॉलिक्यूल्स में हम जितना शुगर ऐड कर रहे हैं इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं बट स्पेसिफिक वर्ड ज़्यादा ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पढ़ोगे कैसे, ये एक पार्ट पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूट डिजॉल्व, यहाँ तक एक पार्ट हो गया आपका। उसके बाद स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कहाँ, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो मेन फोकस है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कुछ फैक्टर्स हैं। हम देखो इस चैप्टर में फैक्टर्स सॉलिड इन लिक्विड ज़्यादा नहीं पढ़ते, गैस इन लिक्विड का ज़्यादा पढ़ेंगे, पर हम बचपन से पढ़ते आए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड मान लो शुगर ही है, तो उसके क्या फैक्टर्स हैं अगर उस लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या, एक ठंडे पानी में शुगर को डिज़ोल्व करो और हॉट वाटर में सॉलिड को, शुगर को डिज़ोल्व करो, आपको क्या लगता है शुगर किस में डिज़ोल्व होगा, हॉट वाटर में। तो सॉलिबिलिटी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, स्पेस बढ़ा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वो अपने अंदर रख सकता है। यही तो था, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे, 12th के लेवल से पढ़ेंगे और 2-4 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स सी। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होना चाहिए। इसको बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब लाइक पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। पोलर डिसॉल्व्स पोलर हम बोलते हैं, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, likewise non-polar dissolves non-polar। ओके, अब पोलर किस टाइप के हैं, पोलर मतलब पोलर सॉल्वेंट्स आपको पता होगा, पोलर सॉल्वेंट इज वाटर। पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, NaCl, KCl, NaNO3, इस टाइप के जितने भी हैं पोलर सॉल्यूट्स ये सब डिज़ोल्व होंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो आयनिक नेचर के होते हैं, इनके बीच में भी वही है, आयनिक डिफरेंस है, पोल्स का डिफरेंस है, और H2O भी वैसा ही है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितने आयन्स का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस होगा। तो ये जो है ये इसी टाइप के सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करता है। किस टाइप के, ये NaCl, KCl। ओके, तो वी कैन से दैट पोलर डिज़ोल्व्स पोलर। ठीक है, या तो पोलर सॉल्यूट्स कैन बी डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, यू कैन राइट लाइक पोलर सॉल्यूट्स like NaCl, KCl, NaNO3 एक्सेट्रा। ये आयनिक भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है पोलर सॉल्यूट्स NaCl, KCl, NaNO3 ये सब किस में डिज़ोल्व होंगे,
पोलर सॉल्वेंट में, दैट इज़ वाटर। और नॉन पोलर जितने भी है, जैसे अब बेंजीन में आप नमक डालोगे थोड़ी डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या होगा, बेंजीन में नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब बेंजीन में डिज़ोल्व हो सकता है। सल्फ़र का पढ़े थे, 9th में पढ़े थे कि सेपरेशन वाला, पता नहीं वो डिलीट हो रखा था, पर सेपरेशन के लिए पढ़े थे। जैसे सॉल्ट और सल्फ़र को सेपरेट करना है तो सल्फ़र को CS2 में डाल दिए, कार्बन डाइसल्फाइड में डाल दिए, ठीक है। सल्फ़र को पानी में थोड़ी डालेंगे, ठीक है। येलो कलर का पाउडरी एक होता है सब्सटेंस, तो उसको क्या किए, CS2 में डाल दिया तो वो डिज़ोल्व हो गया। तो फिर डिज़ोल्व होने के बाद फ़िल्टर करेंगे और अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करते थे। मैं वो बताना नहीं चाहती अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज़, ठीक है। तो वाटर में, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट एंड इट डिज़ोल्व्स ऑल द पोलर सोल्यूट्स, लाइक आयनिक सोल्यूट भी बोल सकते हो, NaCl, KCl, दीज ऑल आर आयनिक, ओके, एंड पोलर इन नेचर। तो ये सब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ऐसे ही एंथ्रासीन, नेप्थलीन हो गया, ये सब बेंजीन में डिज़ोल्व होते हैं, CCl4 में डिज़ोल्व होते हैं। CCl4 मोस्टली सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, बट कभी कभी सॉल्यूट की तरह भी एक्ट कर सकता है। देखो बच्चे, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड हो ये ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बट उसका यही डेफिनेशन है कि वो कम अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। ओके, तो ये है, ये याद रखना। और एक इसी पे बेस छोटा सा एक ये चार्ट है जिसमें कुछ पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नेम है, ठीक है। पोलर में ये अल्कोहल वगैरह, इथेनॉल, एसीटोन, ये सब आएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली ये लोग दिखाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। सारा आयनिक सोल्यूट्स जो होता है, NaCl वगैरह, ये सब डिज़ोल्व होते हैं इसमें, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स में। ओके, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादातर किस टाइप के सॉल्यूट्स डिज़ोल्व होते हैं, वही नॉन पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है। लाइक ये सारे नॉन पोलर सॉल्यूट्स के नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के नाम है। नॉन पोलर सॉल्यूट आपका नेप्थलीन हो सकता है, एंथ्रासीन हो सकता है, ठीक है। ये नॉन पोलर सोल्यूट्स हो सकते हैं। ये जनरली इनका कैसा नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखना, ठीक है। सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी का फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स तो पहले पढ़ लिए, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर में अभी मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीज। यही हम पढ़ते आए हैं। हम सॉलिड एंड लिक्विड का जब पढ़ रहे हैं, जब सॉलिड एंड लिक्विड बच्चे वही है, जब चीनी को अगर पानी में घुल लो, वही एग्जाम्पल ज़्यादा दिमाग में रखो। अब टेम्परेचर तो ठीक है, मैं समझ गई, ये सिंपल रिएक्शंस जो हैं उसमें तो सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। लेकिन कभी कभी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा डिफ़र कर जाता है ये फैक्टर, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब रिएक्शन को टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो टेम्परेचर आप निकल नहीं रहा है रिएक्शन के दौरान, टेम्परेचर ज़रूरत है, तो सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर दोगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में ऑलरेडी टेम्परेचर है, ऐसे ही बाहर आ रहा है, टेम्परेचर फेंक रहा है, और टेम्परेचर दोगे रिएक्शन धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। एंडोथर्मिक में जिसमें आप जैसे चीनी घोल रहे हो, तो वो आप बता रहे हो उसको, आप घोल रहे हो तो धीरे धीरे बाहर, मतलब क्या बोलना चाहिए, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो धीरे धीरे चीनी घुल जाएगी। ये एक छोटा सा रिएक्शन है। अब हर रिएक्शन में हम एंडो और एक्सो डिफाइन नहीं कर सकते, बट कुछ जैसे ये चीनी पानी घुलने वाला, इसमें इतना हम नहीं बोल सकते कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बट
कुछ रिएक्शंस में आप डिफाइन कर सकते हो। तो एंडोथर्मिक जितने भी रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर दोगे वो जल्दी काम करेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक में ऑलरेडी वो धमाके के साथ बर्न हो रहा है, उसमें और टेम्परेचर दोगे रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं करना है कुछ। ओके, अब प्रेशर पे बात करें। प्रेशर देखो बच्चे, अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं ना हम, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तब से वही बात कर रहे हैं। अब अगर मैं चीनी को पानी में डाल दी, ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाई तो ठीक है, चीनी घुला। अब मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ। प्रेशर दी, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया और मैं प्रेस कर रही हूँ ऊपर से। पिस्टन मान लो नीचे की तरफ आ गया, चीनी के मॉलिक्यूल्स भी पास पास आ गए। क्या सॉलिबिलिटी बढ़ गया? मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे चीनी के, पर सॉलिबिलिटी, वो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या चीनी के मॉलिक्यूल्स घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे, वो तो ऑलरेडी पास चीनी के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे आपस में, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी उसका बहुत है तो कंप्रेस हो गए। लेकिन पानी में कैसे घुलेंगे वो? तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अंडरस्टूड? लिक्विड का भी वैसा ही है। मान लो कोई लिक्विड को लिक्विड में ही घोलना है, जितना भी कंप्रेस करो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट हो सकता है या मिनिमल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेग्लिजिबल या मिनिमल इफेक्ट हो सकता है। प्रेशर हैज मिनिमल और नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी प्रेशर दो, चीनी पानी में जल्दी जल्दी घुलने नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? वैसे ही आप पानी में कुछ और अल्कोहल को मिक्स करना चाह रहे हो, मतलब कोई और ऐसा चीज़ जो थोड़ा लेट से मिक्स होता है, बट आप उसको मिक्स करना चाह रहे हो, तो वो प्रेशर देने से मिक्स नहीं होगा। या मान लो ऐसा कोई नॉन मिक्सिंग वाला ही चीज़ है, आप ऑयल ले लो और आप उसमें प्रेशर दो, तो क्या ऑयल मिक्स हो जाएगा? नहीं मिक्स होगा। ठीक है, नहीं होगा। कोई आप उसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। उनको जितना भी कंप्रेस करो वो ऑलरेडी पास हैं एक दूसरे के, उनके शेप में, उनके वॉल्यूम में ज़्यादा अंतर नहीं आता प्रेशर देने से। ठीक है, बट गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल्स डिफ़र कर जाते हैं प्रेशर देने से। गैस के मॉलिक्यूल्स को जब कंप्रेस करते हैं हम, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा शेप चेंज कर लेते हैं और पानी में कंप्रेस होने लगते हैं, घुलने लगते हैं। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में क्योंकि स्पेस होता है, ठीक है, तो वो अपना शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं, और पानी में अगर मैं घोलना चाहूँ गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो दैट कैन बी डिज़ोल्व। ये हम पढ़ेंगे आगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। अभी हम सॉलिड इन लिक्विड को जस्ट ख़त्म करते हैं। पार्टिकल साइज़ एक लास्ट फैक्टर है इसका, पार्टिकल साइज़। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल साइज मोर विल बी द सरफेस एरिया एंड दस इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी। ऑफ कोर्स पार्टिकल साइज, आप क्या बोल रही हूँ, पार्टिकल साइज को आप वो करते जाओ, कम करते जाओ, तोड़ दो, पार्टिकल्स को तोड़ दो। मान लो चीनी को तोड़ के केक वगैरह बनाते हैं ना, तो चीनी को पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं और यूज़ करते हैं हम लोग केक में। तो क्या होता है, जल्दी घुल जाता है, क्योंकि केक का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होता है। डायरेक्ट चीनी भी ले सकते हो, बट इफ़ यू विल पाउडर इट विल डिज़ोल्व क्विकली। ओके, तो फिर क्या करेंगे, उसको जल्दी डिज़ोल्व करने के लिए हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिज़र्ट वगैरह बनाते हैं या जो भी है लड्डू वगैरह जितने भी, ताकि शुगर के मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाए, इसीलिए हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है और सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड? तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड को जब लिक्विड में घोला जाए तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले गैस इन लिक्विड के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का ज़्यादा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों पे मैं बात करती हूँ ज़्यादा। ठीक है बच्चे, फैक्टर्स। ओके,
solubility of gas in liquid. First your temperature and pressure. ठीक है, अब solubility of gas जो है, अब इसका मैं पहले एग्जाम्पल अगेन वो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी. ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल मैंने लिया है. तुम बच्चे बताओ, अगर मैं इसको फ्रिज में रखी, टेम्परेचर पहले पढ़ रहे हैं ना, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ की, ठीक है, फ्रिज के इनसाइड द फ्रिज रखा और ये मैंने बॉटल को उठा के आउटसाइड द फ्रिज रख दिया, क्या होगा? इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे गैस के कि इसमें रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप बॉटल खोल के या बॉटल बाहर ही रख दो और फ्रिज में रखे हो तो क्या होगा? फ्रिज में टेम्परेचर कैसा रहेगा? इट विल बी कूल, टेम्परेचर विल बी लो. तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिज़ोल्व रहेंगे. देखना कभी, हैव यू एवर ऑब्जर्व गैस मॉलिक्यूल्स विल बी मोर डिज़ोल्व. गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिज़ोल्व रहेंगे, ठीक है, इनसाइड द फ्रिज, क्योंकि टेम्परेचर लो रहेगा. लेकिन आउटसाइड द फ्रिज क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स धीरे 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 बॉटल से बाहर की तरफ निकल जाएंगे. ठीक है बच्चे, आउटसाइड द मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? गैस के मॉलिक्यूल्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल डिक्रीज. ठीक है, दे विल स्टार्ट एस्केपिंग इन द एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर मिला, अब वो क्या हो गया? धीरे धीरे इवापोरेट होने, एस्केप होने लग जाएगा एटमॉस्फेयर में. तो क्या बोला मैंने? पहला वाला हम पढ़ रहे थे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या वाइस वर्सा भी लिख सकते हो. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गया. अंडरस्टूड? टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी कम हो गया. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Temperature increases, solubility decreases, and vice versa. Temperature decreases, solubility increases. ओके, अंडरस्टूड? याद रहेगा स्टूडेंट्स? फ्रिज के अंदर कभी भी याद ना आए तो याद रखना, फ्रिज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व होते हैं, उसमें फीस ज़्यादा बनती है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एकदम से, जैसे ही हमने बॉटल खोला एकदम से फीस की साउंड सुनाई देती है, लेकिन वही बाहर रख दो, सारा का सारा बबल्स बाहर निकल जाएगा और उसमें से सारा फीस गायब हो जाएगा थोड़ी देर में. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो दिस इज़ द फैक्टर ऑन विच द टेम्परेचर मीन्स द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स. ओके, सेकेंड फैक्टर है प्रेशर. प्रेशर, ठीक है. अब स्टूडेंट्स, जितना प्रेशर, आपका प्रेशर मान लो किसी, ये अब बॉटल मैंने बंद करके रखा है और फ्रिज के अंदर रखा है हाई प्रेशर में, तो क्या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी. तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. ठीक है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अगेन मैं जा रही हूँ, मतलब प्रेशर बढ़ा तो सॉलिबिलिटी विल ऑल्सो ठीक है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुआ, प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, या प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल ऑल्सो डिक्रीजेस। यही वाला फिगर लेके हम समझते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इसको ढक्कन बंद करके रखे हैं, मान लो इनसाइड द फ्रिज ही रखे हैं और बंद करके रखे हैं, बॉटल को से क्लोज करके रखे हैं, उसमें प्रेशर कितना रहेगा, बबल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये क्लोज लिड है, क्लोज है, तो क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर विल बी मोर। ठीक है, प्रेशर मोर तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल बी ऑल्सो मोर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी उसमें बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही ढक्कन खोले, ये लिड को हमने मान लो खोला, तो क्या होगा, इस बॉटल में से जैसे ही हमने प्रेशर खोला, ये लिड ओपन किया, सारा का सारा गैस बाहर निकलने लगेगा और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस भी कम हो जाएगा ऑफ कोर्स। अंडरस्टूड? तो याद रहेगा स्टूडेंट, इस फिगर से कोल्ड ड्रिंक का बॉटल याद कर लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे ही बॉटल खोलोगे, प्रेशर रिलीज़ करोगे, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए खुला वो नहीं रखते हम लोग, बोलते हैं ना जल्दी पी लो, बंद करके रखो अच्छे से, फ्रिज में रख दो। दीज ऑल थिंग्स वी आर टेलिंग बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो याद रखना। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो वो सारे फैक्टर्स आप याद रखना। जब गैस इन लिक्विड की बात करें तो टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। इसी पे नेक्स्ट हेनरीज लॉ ने एक लॉ दे दिया, समझ लो। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो वो डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या बोलता है बेटा? द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas at a fixed temperature। यहाँ पे above liquid surface भी एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, above liquid surface। अब इसको समझ लेते हैं, what is this? The solubility of gas मतलब solubility of gas in liquid। अब अभी हेनरीज लॉ जो भी कोल्ड ड्रिंक की बातें की, जितना भी किए इस चैप्टर में, मेनली गैस इन लिक्विड ही है। ठीक है, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अभी भी हम उसी टाइप का कुछ पढ़े कि सॉलिबिलिटी जो होगा वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतना ज्यादा होगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ठीक है, वही पढ़े, लेकिन इसको हेनरीज लॉ ने एक लॉ जैसा बना दिया और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, इसको दो अलग अलग वर्ड्स आपको मिलेंगे, दो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे, एक मोल फ्रैक्शन की भाषा में भी मिलेगा आपको। लेट्स सी। तो हेनरीज लॉ ने बोला जितनी सॉलिबिलिटी उतना पार्शियल प्रेशर, लेकिन पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज क्यों कर रहा है, दैट वी नीड टू चेक। अब मान लो बच्चे गैसेस हैं, यहाँ पे पार्शियल जब भी वर्ड आ जाता है ना, तब एक कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है। दो या दो से ज्यादा गैसेस होते हैं वहां पे और कंबाइंड इफेक्ट आ जाता है। पी टोटल की बात नहीं कर रही हूं मैं, पी अगर 3 या 4 गैसेस हैं, मान लो इस कंटेनर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो सबका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, सब कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेशर जो पहले था वो नहीं, सबका ओवरऑल प्रेशर, जिसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे वो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर। इसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्शियल प्रेशर मतलब हाइड्रोजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। ये जो पार्शियल प्रेशर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंबाइंड इफेक्ट, 2 या 3 गैसेस के होने से जो एक
हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब वो प्योर कंपोनेंट टाइप का कुछ पढ़े थे ना कि दैट इज प्योर कंपोनेंट। बट हियर व्हेन वी मिक्स्ड टू और मोर गैसेस, जैसे वहां सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करे थे, तो एक क्या बन गया था हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बन गया था। ठीक है, वहां पे पीए नॉट जो है वो पीए हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, अब वो पीए नॉट नहीं रहा, वो पीए बन गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अब ये पी एच नॉट नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर सॉल्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ गैसेस के पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ बोल रही हूँ हाइड्रोजन का अलग एक प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का अलग एक प्रेशर होता है, नाइट्रोजन का अलग एक प्रेशर होता है। बट अगर हम एयर की बात करें तो एयर में तो सारे गैसेस मौजूद हैं, तो जिसका जितना मोल्स प्रेजेंट होगा उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका जितना मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होगा, जितने सॉल्युबल मोल्स प्रेजेंट होंगे, उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा। अंडरस्टूड, यही बोलना चाह रहा है। जिसकी जितनी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब भी वही है, जिसके जितने मोल्स सॉल्युबल होंगे। सॉल्युबिलिटी को यहाँ एक तरह से मोल फ्रैक्शन वर्ड में बोल रहा है कि मोल्स पर लीटर नहीं बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, लेकिन उसका मतलब भी मोल्स ही है स्टूडेंट। जितने जिसके ज्यादा मोल्स सॉल्युबल मोल्स प्रेजेंट होंगे, कहां पर, कहां पर, किसी भी कंटेनर में, या अगर हम किसी ऐसे जगह की बात करें जहां 2-3 से, एयर की बात कर लो, 2 से 3 से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट है, तो जिसके जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा, या जिसके जितना पार्शियल प्रेशर होगा उसके उतने ज्यादा सॉल्युबल मोल्स प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन यही बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पार्शियल प्रेशर पे, या पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। ठीक है, अब इसको और एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और एक सेंटेंस में, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बोली ना मैं, जिसके जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे उसका उतना पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, ओके। तो इसको हमने एक रिप्रेजेंट किया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज योर पार्शियल प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वी हैव मेंशन कि जिसके जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट है उसका उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या मतलब कहाँ से आया वो देखते हैं। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा स्टूडेंट। तो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट और हेनरीज कांस्टेंट। के एच से इसको रिप्लेस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है ना, वो हर गैस के लिए, लिक्विड्स के लिए अलग होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू अभी याद करना की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन याद कर लो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इसके बेसिस पे। अब हर गैसेस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अलग है। इसमें भी जब हेनरीज लॉ का डेरिवेशन या हेनरीज लॉ के डिटेल में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो KH है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। KH की वैल्यू हर गैस के लिए अलग है, तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, मोर होगी KH की वैल्यू, उस गैस के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। ठीक है, और जिस गैस की KH वैल्यू कम होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे ही KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो KH की वैल्यू भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो KH का याद रखो ना रखो, बट दिस यू हैव टू रिमेम्बर दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व। ओके, तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, या जितना ज्यादा सॉल्युबल मोल्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा उसके पार्शियल प्रेशर होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यही चीज हमने कोल्ड ड्रिंक वाले एप्लीकेशन में भी हमने इसी तरह से पढ़ा है, थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो गए, बस यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी इंट्रोड्यूस किया गया एक वर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। ओके, नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन वही है कोल्ड ड्रिंक्स एंड बिवरेजेस में। जितने ज्यादा मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा मोल्स मतलब समझ लो यहाँ पे जितने ज्यादा मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट है उतनी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी होगी। जितने ज्यादा मोल्स, अब ये तो पता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनता कैसे है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनता है CO2 को डिसॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर में। तुमने देखा होगा ना स्टूडेंट, कभी रोड साइड, मैं तो बचपन में जब छोटी थी, बचपन में सब छोटे ही होते हैं, तो जब मैं छोटी थी तो देखा था मैंने, कुछ लोग आए थे वो एक मशीन बेचने, वो हाई प्रेशर एग्जर्ट करता था। अभी रोड साइड में दिखेगा जो सोडा वोडा बनाते हैं, लेमन सोडा वगैरह। लेमन सोडा तो आजकल किनले का सोडा लेते हैं और डायरेक्ट लेमन डाल देते हैं, मतलब किसी भी कंपनी का सोडा लेते हैं और डायरेक्ट उसमें लेमन जूस डाल देते हैं तो बन जाता है। लेकिन मशीन्स भी रखते हैं कुछ लोग, तो वो मशीन बिल्कुल हाई प्रेशर एग्जर्ट करता है। कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कुछ होता है, दैट दे आर डिजोल्विंग, पानी में डिजोल्व ऐसे घोल दिए, और एक मशीन होती है जो बहुत हाई प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है कि CO2 के बबल्स एकदम डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होंगे। ठीक है, या फिर जितना प्रेशर होगा, मतलब इन गैसेस में जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा। ठीक है, यहाँ पर जितने मोल्स ऑफ गैसेस हैं यहाँ पे CO2 है। ठीक है, तो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। जितने ज्यादा मोल्स ऑफ CO2 है उतने ज्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही बोलना चाह रहा है, उतना ज्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होगा। क्या उल्टा बोल लो, पार्शियल प्रेशर तभी ज्यादा होगा जब ज्यादा मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा सॉल्युबल मोल्स प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी वही है। अगर यहाँ पर जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट है, मान लो इस बॉटल को बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मोल्स ऑफ CO2 हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने हाई प्रेशर में उसको बंद कर दिया, हाई प्रेशर में उसको बंद कर दिया, ठीक है, हाई प्रेशर में जब बंद कर दिया बॉटल को, ये लिड सारे देख रहे हो क्लोज लिड है, क्लोज लिड है। ठीक है, क्लोज्ड है ये। तो क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि हाई प्रेशर में उसको बंद कर देते हैं। मान लो 2 ATM, 2.5 ATM, 4 ATM, वॉटेवर, जैसे ही उसको बंद किए वो वहीं पर सॉल्युबल गैसेस वहीं पे बिल्कुल एकदम से वहीं पे रुक गए। ठीक है, मतलब बहुत हाई प्रेशर बना के रखे हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे ही खोलते हो, प्रेशर रिलीज करते हो, करके आवाज आती है, फीस जैसा है ना, फीस ही बोलते हैं उसको, करके एक आवाज आई, और कैसा होता है वो, तुम्हारा ढक्कन तुमने खोला, प्रेशर रिलीज किया, यू हैव रिलीज द प्रेशर। तो यू हैव रिलीज द प्रेशर, देयरफॉर व्हाट विल हैपन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस धीरे धीरे फुर करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आते भी हैं, अगर बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर एग्जर्ट कर दोगे, अगर हिला डुला दोगे और फिर खोलोगे तो ऊपर ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वो शैंपेन वगैरह की बोतल भी खोलते हैं, बेवरेजेस वगैरह में दिखता है, वो तो बहुत हाई प्रेशर रिलीज करके बिल्कुल जब खोलते हैं तो दिखता है हमको कि कितना प्रेशर अंदर था जो रिलीज हो गया। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही बाहर आ जाता है प्रेशर रिलीज करने से। अब प्रेशर रिलीज करने से जब बबल्स क्या हो गए, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स तो बाहर आ गए ना, सॉल्युबल जितने मोल सॉल्युबल थे दे कम आउटसाइड। तो अब क्या मतलब हुआ इसका कि प्रेशर जितना ज्यादा था उतने सॉल्युबल CO2 उसमें अवेलेबल थे। जैसे ही प्रेशर रिलीज किए सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये हमारा फंडा है, ये याद रखना। जैसे ही प्रेशर रिलीज करोगे, बाहर 1 ATM का प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे ही बाहर खोलोगे एटमॉस्फेयर में 1 ATM का प्रेशर होता है, और वो प्रेशर अंदर के प्रेशर से ऑफकोर्स कम है, 2, 2.5, 4 ATM जो भी होता है वो प्रेशर ऑफकोर्स कम है। तो सॉल्युबल बबल्स भी यहाँ पर, सॉल्युबल बबल्स जितने भी होंगे CO2 के, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। solubility, soluble bubbles will also decrease, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, घट जाएंगे। बबल्स क्या होंगे, इट विल डिक्रीजेस। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस बबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए, तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जैसे ही बॉटल के अंदर रखे थे हम, पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा था,
सॉलिबिलिटी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सॉल्युबल मोल्स ऑफ CO2 है वो भी ज्यादा थे। अंडरस्टूड? तो याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है हमारा एप्लीकेशन कोल्ड ड्रिंक वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। अच्छा, फिशेज, इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाई फिशेज आर मोर कंफर्टेबल, फिशेज या एक्वेटिक लाइफ, वॉट एवर एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। अब ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि क्या है, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर अगर ठंडे पानी में डालोगे, टेम्परेचर अगर कम होगा, ठीक है, या फिर कोल्ड वाटर होगा, if temperature decreases then solubility will solubility yes, solubility increases, तो solubility of O2 बढ़ेगा, ठीक है। solubility बढ़ेगा तो फिशेज इजीली ऑक्सीजन लेके सरवाइव कर पाएंगी पानी में। और टेम्परेचर अगर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो कम डिजोल्व होगा पानी में एंड फिशेस मरने लगेंगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो यू हैव टू राइट दिस, ये आपको लिखना है कि solubility of gas is inversely proportional to temperature. So solubility, if temperature will be low, then solubility of gases will be high. Okay, तो fishes are more comfortable in cold water than in hot water. जैसे गर्मी आती है तो देखना मरने लगते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि solubility of oxygen जो है वो कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखना, तो बर्फ डाल देते हैं हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए, ठीक है। एक्वेरियम वगैरह में जो पालते हैं उनको देखना, गर्मी आती है फिशेज मरने लगते हैं क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है पानी में, ठीक है। तो इसीलिए बर्फ वगैरह डाल के रखते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया। इस पे क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, आई हैव सीन। ओके, नाउ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बिवरेजेस, ये हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स। और अब हाई एल्टीट्यूड्स में who live in high altitudes, climbers who lives in high altitude, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर जो होता है ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स में, हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है आपको पता है, हाई एल्टीट्यूड्स में प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है, प्रेशर कैसा होता है, लो रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो लो होता है हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होता है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे क्या असर पड़ेगा, प्रेशर, मैंने बोला प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। याद रखना, ये फंडा भूलना ही नहीं बच्चे। प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अभी मैं फिर से किसकी बात कर रही हूँ, प्रेशर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर, या वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम देखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लो हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी लो हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी लो हो जाएगा,
ब्लड भी लो हो जाएगा, तो सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, उस समय काम नहीं करता दिमाग अच्छे से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो सिचुएशन होता है उसको एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एनॉक्सिया, ओके। तो solubility of oxygen in the blood decreases, and that's why that time brain will not be in condition of proper thinking, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है एनॉक्सिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है, मतलब सभी को ये फील करना पड़ता है जो हाई एल्टीट्यूड्स में काम करते हैं, ठीक है, ये लोगों को, क्लाइंबर्स को, ठीक है, माउंटेनियर्स को, इन लोगों को ये एनॉक्सिया वाला सिचुएशन क्यों होता है आपको याद रखना, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है। हमारे दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, और वो क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द ब्लड विल आल्सो डिक्रीज, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्कूबा डाइविंग आपको पता है ना, इस तरह से जो क्या बोलना चाहिए, डीप सी अंडर सी डाइव करते हैं, इस टाइप जो होते हैं इसको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। ये लोग क्या होते हैं ना स्टूडेंट्स, डीप अंडर द सी, मतलब डीप वाटर में डाइव करते हैं। तो जब डीप जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर हाई होता है, रो जी एच वाला फिजिक्स में पढ़े होगे। तो क्या होता है ना बच्चे, उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पानी में, तो डीप गए मान लो पानी में, तो प्रेशर ज्यादा हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ, प्रेशर मोर, तो ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर, देयरफॉर solubility of gas will be more। अब तुम बोलोगे मैम solubility of gas will be more तो क्या दिक्कत है, इनको तो ऑक्सीजन मिल रहा है। नहीं बच्चे, क्या होता है, वो ऑक्सीजन हमको, हम जब इनहेल करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते, बहुत सारे मिक्सचर्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लोग जब नीचे जाते हैं तब क्या होता है, टैंक लेके जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये मतलब डीप अंडर द सी जाते हैं, इनके ब्लड में इनका हाई प्रेशर हो जाता है, नीचे जाते हैं तो ऑफ कोर्स हाई प्रेशर हो जाता है पानी का। जब पानी का हाई प्रेशर हो जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी घुलने लगता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी हाई, प्रेशर मोर हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी मोर ऑफ कोर्स। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन ब्लड, क्या होते हैं, स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन ब्लड, ओके। अब ये स्टार्ट कर देते हैं ब्लड में डिसॉल्व होना, जब ब्लड में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं तब तो ठीक है। अब जैसे ही ऊपर आने लगते हैं, जैसे डिसेंड किए तो ब्लड में डिसॉल्वेशन का काम होने लगता है फास्ट फास्ट। लेकिन जब ऊपर आते हैं, जब असेंड करते हैं पानी में, जितनी तेजी से ये नीचे जा रहे हैं, मान लो अगर उतनी तेजी से ये बंदे ऊपर आ गए तो क्या होगा, जो ऊपर तो आप प्रेशर धीरे धीरे आप ऊपर आ रहे हो, नीचे प्रेशर ज्यादा था, ऊपर प्रेशर कम है, प्रेशर यहाँ पर क्या है, प्रेशर लो था, लो हो गया, यहाँ पे प्रेशर हाई था। अब जब ऊपर आए प्रेशर लो हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जितने होंगे जो उनके ब्लड में घुल गए होंगे, अब वो डिसॉल्व नहीं होंगे, अब वो बबल आउट होने लगेंगे। जो घुले हुए थे अब वो बबल्स बनना शुरू हो गए, और ये बबल्स बनने के कारण जो कंडीशन आ जाती है, एयर गैप्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बेंड्स। उस कंडीशन को डीकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। उस समय भी नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब दिमाग में सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, और बॉडी में बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, मतलब इतना फैटल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो वो जो है ना, जो जब असेंड करते हैं तो उनको धीरे धीरे असेंड करना है, और इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हीलियम डाला जाता है, ठीक है। वो स्टेबलाइज कर देता है, मतलब इतने जल्दी जल्दी बबल नहीं बनने देता।
ठीक है। तो दिस कंडीशन स्कूबा डाइवर्स आर फेसिंग। ठीक है, तो ये हमने स्कूबा डाइवर्स का जो मतलब कुछ हमने एप्लीकेशन लिखा है। प्रिवेंशन फॉर डीकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स। हेनरीज लॉ इज क्रूशियल इन स्कूबा डाइविंग। इट्स अ वेरी ग्रेट एप्लीकेशन। ठीक है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ ऑक्सीजन डिजोल्व इन हाई प्रेशर इन द ब्लड स्ट्रीम। जैसे हाई प्रेशर हुआ पानी में, क्या होगा, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिजोल्व होने लग जाएगा। ठीक है, हाई प्रेशर हुआ तो क्या हो गया, डिजोल्व, ऑक्सीजन will dissolve faster in the blood. ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन also, they will dissolve in blood stream. But ये तो ठीक है, but when they will come out, at that time what will happen, ऊपर आएंगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर था। अब मैंने बोला ना, पानी के अंदर कैसा था, पानी के अंदर कैसा था, डीप अंडर वाटर क्या था, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था। लेकिन जब ऊपर आए तैरते 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 ऊपर आए तो क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो जैसे ही पानी का प्रेशर कम हुआ, ये जो बबल्स मतलब जो डिजोल्व हो गए थे, अब वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो बबल बनने लगेंगे। अंडरस्टूड, वो बुलबुले बन के बाहर आने लगेंगे, क्योंकि प्रेशर लो हो रहा है। धीरे धीरे डिजोल्यूशन वो कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन डिजोल्व जितने हो गए थे अब डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, अब वो धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं और बबल बन के निकलने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो जब बबल बनेंगे ना ब्लड स्ट्रीम में, तो एक गैप आ जाएगा, समझ रहे हो, ब्लड स्ट्रीम में ब्लड जो हमारे नसें हैं उसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस। दैट टाइम ऑल्सो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। इवन कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, थोड़ा सा दिमाग सुन्न हो जाता है। दीज ऑल थिंग्स विल हैपन, बॉडी में बहुत दर्द होने लगता है। ठीक है, ओके। तो उनको बोला जाता है, अभी हम टैंक्स में हीलियम भी डाल देते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हीलियम इज ऑल्सो एडेड टू अवॉइड दिस डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, स्टेबलाइज कर देता है वो। इफ दे असेंड टू क्विकली, अगर बहुत जल्दी असेंड कर जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उनको बोला जाता है कि 9-10 मीटर पर मिनट से जल्दी नहीं असेंड करना है, उससे जल्दी ऊपर नहीं आना चाहिए। 9 to 10 मीटर पर मिनट, मतलब समझ रहे हो ना, एक मिनट में 9-10 मीटर से कम स्पीड नहीं पकड़ना है, मतलब उससे ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ना है ऊपर आने के लिए, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आना है। ठीक है, if they ascend too quickly, the decreased pressure cause the dissolved gas to form bubbles. जो अगर बहुत जल्दी ascend कर जाएंगे तो क्या होगा, जो decreased pressure था, अब जो डिक्रीज प्रेशर यहाँ पर पानी में ऊपर आने के कारण प्रेशर डिक्रीज हुआ ना पानी का, तो पानी का जब प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा तो वो जो बबल्स थे अब क्या हो गए, अब सॉल्युबल नहीं रहे, अब क्या हो गया, ब्लड में जो बबल्स थे अब वो बबल आउट होंगे, मतलब जो घुले हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, वो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या होंगे, जो ब्लड में पहले डिसॉल्व हो गया था अब डिसॉल्व नहीं हुआ, अब क्या हुआ, बबल आउट होने लगा, बबल बन के बाहर आने लगा। तो वो जो बबल्स थे अब क्या करेंगे, हमारे नर्व्स में एयर गैप्स जैसा क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज वेरी पेनफुल सिचुएशन। सो इफ दे ascend too quickly, the decreased pressure cause the dissolved gas to form bubbles, लीडिंग टू डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसको क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेशन सिकनेस, और इसको बेंड्स भी बोला जाता है, बेंड्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, आई एम राइटिंग हियर बेंड्स। ओके, therefore mixture of oxygen, nitrogen and helium is used to avoid narcosis. narcosis भी इसी टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं जब दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, एंड ascent रेट जो होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फास्टर देन 9 to 10 मीटर पर मिनट। जो ऊपर आना है उनको वो 9 to 10 मीटर पर मिनट से ज्यादा जल्दी ऊपर नहीं आना है। ठीक है, और 3 to 5 मिनट का स्टॉप लेना है, बीच बीच में बोलते हैं, बिफोर सरफेसिंग। ठीक है, मतलब मान लो 5 मीटर चल लिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लो, धीरे से थोड़ा सा रेस्ट ले लो 3-4 मिनट का,
ठीक है, अब वो तो सांस ले सकते हैं पानी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिफोर सरफेसिंग क्या करना है, मान लो आपने डाइव किया और 5 मीटर के बाद थोड़ा रेस्ट ले लो और उसके बाद फिर चलो, फिर रेस्ट ले लो, फिर चलो, ऐसे करते करते बिफोर सरफेस करने से पहले उनको थोड़ा स्लोली स्लोली डिसेंड कर, पानी में धीरे 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 आना है। ठीक है, लाइक दैट, मतलब ऊपर के सरफेस में व्हेन दे विल असेंड दे हैव टू बी वेरी स्लो। ओके, तो ये धीरे धीरे बबल का जो जितना भी होगा ये सिचुएशन अवॉइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना समझ में आया। नोट्स आई ट्राई टू पोस्ट इट इन टेलीग्राम। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट you can connect with me personally or you can just comment, okay, in the comment section. Please like, share and subscribe the channel students. I hope this much is clear to you. Okay students, bye bye and give your valuable feedback. What are the improvisations you want from me? Please give your valuable feedback. Bye bye babies.